नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, यानी वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इसकी एक परीक्षा चल रही है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा है। डेली न्यू केसेस की संख्या लगातार घट भी रही है। इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद भी चल रही है और इन सब के बीच ब्रिटेन में सामने आया कोरोना का एक नया स्ट्रेन और उसने भारत में घुसपैठ कर ली है। हाल ही में ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में यह वायरस स्ट्रेन कंफर्म किया गया है, यानी बनता हुआ खेल बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। तो आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बात करेंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि वैक्सीन के नाम पर जो फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस चक्कर से कैसे बचना है। हमारे साथ है ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, स्टार इमेजिंग लैब्स के समीर भाटी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बीनू अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। हमने आपको बताया कि हम आपको वैक्सीन के नाम पर हो रहे फ्रॉड से बचाने के लिए भी कुछ अच्छे टिप्स देंगे। सबसे पहले डॉक्टर ठक्कर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नई आफत आई है, इसको किस तरीके से आके एक आम इंसान जो अब तक काफी मुश्किल से लड़के यहां तक पहुंचा है कोरोना से। भाई, ये आप आफत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर वायरस का काम है म्यूटेशन करना, और वो म्यूटेशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करने वाला है। और अगर वो म्यूटेट ना हो तो वो वायरस नहीं है। मगर ये म्यूटेशन से हमें सिर्फ चेतावनी लेके, आपको इतना कहूंगा कि हमें हमारे सारे रिस्ट्रिक्शंस चेतावनी से रखने पड़ेंगे। इसमें कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है, इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है। वायरस भले म्यूटेट हुआ हो और वो जैसे कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल, यानी एक दर्दी में से दूसरे आदमी में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, मगर शायद वो कम इन्फेक्शियस भी हो सकता है। तो ये लेबोरेटरी डेटा है कि ये वायरस का वातावरण और वायरस का रूप बदल हो गया है बाय दिस म्यूटेशन। तो मैं इतना कहूंगा कि इससे हमें चेतावनी रखनी है कि अभी तक हमारा वॉर चालू है। वैक्सीन बहुत दूर नहीं है, काफी करीब दिखता है, मगर वैक्सीन आएगा, उसके बाद हम वैक्सीन सब लाइन से लेंगे, उसको 2-3 महीने लगेंगे। तो अभी अंत में आप रेस अच्छी दौड़े हैं तो छोड़ मत दीजिए, अपना मास्क, अपना डिस्टेंसिंग रखिए। तो कोई दिल छोटे करने की बात नहीं है। यूके में आया है, अफ्रीका में आया है, कई जगह आया है, इंडिया में भी पहुंच गया है, मगर कोई हिंदुस्तान में फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान ने काफी सक्सेसफुली ये वायरस को अच्छी तरह से श्रग ऑफ किया है अब तक। जी, तो 33,000 के करीब लोग जो हैं वो आए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, जो असेसमेंट है हमारा, और उसमें से 114 लोगों का जो एक टेस्ट हुआ था, 114 लोग जो संक्रमित मिले टेस्ट में, उनमें से 6 में ये स्ट्रेन मिला है जो अलग है। हालांकि ये तमाम जो 114 संक्रमित मिले हैं 33,000 लोगों में से, वो ब्रिटेन से ही आए थे। अब जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में ये फैल चुका है। तो डॉक्टर साहब, ये एक और थोड़ा और स्पष्ट करके आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, और ये तो बात आपने सही कही कि आप जो अपना प्रिकॉशन है उसको रखें, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन लोग समझना चाहते हैं कि दरअसल अंतर क्या है और उस अंतर का असर क्या है। मतलब वो कह रहे हैं कि ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो क्या खास बातें हैं इसमें? भाई, म्यूटेशन क्यों होता है? आपने वायरस को 8, 9, 10 महीना से कैद करके रखा है। आप उसको स्प्रेड नहीं करने देते हैं, आप उसको सैनिटाइज कर देते हैं, कोई दर्दी के अंदर जाता नहीं है क्योंकि आपने मास्क दिया है, आप उनको दवाइयों से मारते हैं। तो वायरस बेचारा क्या करेगा? वायरस किसी भी तरह अपना रूप बदली करके एक जगह से दूसरी जगह, यानी दूसरे मरीज में फैलने की कोशिश करता है, और ये अपना रूप बदलता है ताकि वो ये सारे प्रिजनर के केज में से निकल के छटका के दूसरे के पास चले जाए। मगर ये करने में
उसकी भले इन्फेक्ट ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगा, मगर उसकी इन्फेक्टिविटी शायद कम होती है, वायरस वीक होता है और ये इतना ज्यादा म्यूटेट नहीं होता है कि हमारे वैक्सीन उसे मार ना सके, कि हमारी दवाइयां उसे मार ना सके। हमारे मास्क उतने ही काबिल रहेंगे ये नए म्यूटेंट स्ट्रेन को पकड़ने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए। हमारे अल्कोहल सैनिटाइजर्स भी उतने ही काबिल रहेंगे। तो हमें तो सिर्फ एक चेतावनी है और हमें ये समझ के चलना है कि वायरस अभी तक गया नहीं, किसी न किसी रूप में ये वायरस घूमता है, थोड़ा अलग रूप है तो उसका हमें ध्यान रखना है, मगर कोई दिल नहीं छोटा करिए। हमारा वैक्सीन भी उसे प्रोटेक्शन देगा, हमारी दवाइयां से आपको भी उतनी ही सक्सेस मिलेगी और आप अपना सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग और मास्किंग रखिए। बस अभी बहुत थोड़ा वक्त बाकी है, आपने लंबा वक्त बिताया है और 2-3 महीने है, पूरा 1 साल करना है। 2020 चले जाएगा, 21 की शुरुआत हम अच्छी तरह से ही देखेंगे। और हिंदुस्तान में तो नंबर्स कम हो गए हैं। हम जब बंबई में देखे तो हमारी अस्पतालें भी अभी वेकेंट बेड्स है। हिंदुस्तान में आप देखिए दूसरे स्टेट्स में भी अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, फेटेलिटी रेट्स कम है। तो आप अपना ग्लास आधा भरा हुआ देखिए, आधा खाली मत देखिए। जी बिल्कुल, हम तो ये शुरू से कह रहे हैं। जो पहला कार्यक्रम हमने किया था कोरोना वायरस पे 22 जनवरी को, तब भी हमने कार्यक्रम का नाम यही रखा था कि कोरोना से डरो ना। तो आप पॉजिटिव रहें। बहरहाल जो फैक्ट्स हैं वो जरूर मद्देनजर रखें और उस पर जिस तरीके से अथॉरिटीज और सरकार रिएक्ट कर रही है, कम से कम उस संदेश को समझें। नए साल का सीजन है, छुट्टियां चल रही हैं और लोग थोड़ा दूसरे माहौल में भी रहते हैं, मतलब शायद भूल भी जाएं कि क्या एहतियात उनको रखना है, तो ये गलती ना करें। 3 केस बंगलुरु में मिले हैं, 2 हैदराबाद में और 1 पुणे में। ये जो 6 केसेस जो कंफर्म हुए हैं अभी तक भारत में, यही हैं। अब हम चलते हैं समीर भाटी के पास। समीर साहब, ये बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे क्या जितने भी लोगों का कोरोना टेस्ट अब हो रहा है, उन तमाम लोगों के टेस्ट में हम अब इस स्ट्रेन को ढूंढ रहे हैं अलग से, यानी हर टेस्ट के अंदर इस स्ट्रेन को ढूंढेंगे कैसे? बिल्कुल, जैसा भी आपने डेटा भी एक बताया था कि जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में लगभग जो डेटा मिला है, 33,000 के करीब लोग यूके से आए हैं, है ना, और जिनमें 114 के करीब पॉजिटिव भी निकले हैं। अब उस पॉजिटिव में से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये यूके वाला स्ट्रेन है कि नहीं, जिस तरह से आपने सवाल किया। अब इसमें क्या अभी जो गवर्नमेंट ने जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, इसमें उन्होंने नए वायरस को, जो स्ट्रेन को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला काम जो प्रोएक्टिवली कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उसमें पैसेंजर्स है, क्रू मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, इस तरह की इस लेवल तक भी ट्रेसिंग हो रही है ना। दूसरी इसमें 2-3 और अभी प्रोएक्टिवली जो स्टेप लेने पड़ सकते हैं आगे भी, कि शायद फ्लाइट्स को भी थोड़ा डिले करना पड़ सकता है। आपका जो क्वेश्चन सवाल था कि इसमें हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी पॉजिटिव आए हैं 114 के करीब लोग, उनका आगे टेस्ट के लिए भेजा गया था जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, फर्दर एक एडवांस टेस्ट, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसके अंदर यूके वाला स्ट्रेन है या ये नहीं है। उसके बाद जैसा कि अभी हमें जो आज का अपडेट मिला भी है कि इसमें पॉजिटिव भी निकले हैं कुछ लोग, अब फर्दर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी और उन लोगों का भी फिर दोबारा से यही वाला आपका जीनोम सीक्वेंसिंग, RT-PCR एंड देन जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस होंगे। और जैसा अभी आपने बताया भी कि हाँ, अभी फिलहाल इसमें प्रोएक्टिवली, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही है कि चीजें अभी सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, पर हमें ध्यान अभी रखना ही है क्योंकि अभी जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला टाइम आ रहा है, तो इस टाइम हमें बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तक की हम बहुत अच्छे से इसकी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, और अब थोड़ी सी भी बात, हमारी छोटी मोटी लापरवाही भी आगे हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि इसमें एक चीज पे बार बार जो हम ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसका ट्रांसमिशन जो है ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, इसकी मोर्टेलिटी रेट, सीवियरिटी और वो सब पहले वाले वायरस की तरह ही है, वो सब ज्यादा नहीं है, बट ये वाले जो कुछ प्रोएक्टिवली स्टेप है जिसके अंदर हम हॉटस्पॉट एरियाज वगैरह, इन पे हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट
जो है स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और स्पेसिफिकली न्यू ईयर के अंदर जो हमारे नियम है उनको स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको ग्राउंड लेवल पे ठीक तरह से इंप्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। जी। तो जो समीर साहब कह रहे हैं वो तो उसको थोड़ा और आप इस तरीके से समझिए कि अभी क्या हुआ, जब ये नया स्ट्रेन तो आया ही है, लेकिन इससे पहले भी अथॉरिटीज को ये चिंता थी कि नए साल और क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, लोग पार्टी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उसको लेकर कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब 31 की रात तो पूरे देश में नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन हमारे पास इतनी फोर्सेस तो है नहीं ना कि सबको बलात् घर में बंद कर दिया जाए। तो लोगों को ही इस चीज को पालन करना होगा और इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक कम से कम वो अपने आप को थोड़ा महदूद रखें। और इसके अलावा आप समझिए दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो 33,000 लोग जो आए थे ब्रिटेन से, जिनका टेस्ट हुआ और उनमें से 114 पाए गए जिनमें ये स्ट्रेन है, तो दिक्कत ये आई कि कुछ लोगों के नाम पते मिसमैच थे, कुछ लोगों के टेलीफोन नंबर्स जो है वो गड़बड़ थे, तो ट्रेसिंग में बड़ी दिक्कत हुई। नतीजा ये है कि कर्नाटक में इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस स्वास्थ्य मंत्रालय से आए हैं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि भाई अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपनी जानकारी आप सही रखेंगे, मोबाइल नंबर सही रखेंगे, और अगर ये चीजें गलत पाई गई तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो अलर्ट का एक लेवल जरूर है। समीर साहब, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि अब जैसे पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में केसेस आ गए, मैं यहां मुंबई में बैठा हूं, आप दिल्ली में बैठे हैं या कोई कहीं बैठा है, चिंता लोगों की यह है कि अब ये नया वाला स्ट्रेन हमारे नजदीक, हमारे करीब तो नहीं आ रहा है। तो क्या हमने अभी ये स्ट्रैटेजी कुछ स्ट्रैटेजाइज किया है कि किस तरीके से हम इसको मतलब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो तो अपनी जगह है, क्या हम सैंपल के लिए भी या किसी भी तरीके से टेस्ट के बाद जो आप कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की पहचान के लिए, तो क्या ये देश भर में इसको लेकर भी कुछ हो रहा है इस वायरस को पकड़ने के लिए? देखिए, जी जी जी, अभी अगर हम देखे जाएं तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में, और बहुत प्रोएक्टिवली काफ़ी स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें आपकी फ़्लाइट्स वगैरह ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। और अभी हमारे पास डेटा है, जो आप बता रहे हैं कि ठीक है डेटा थोड़ा मिसमैच हो रहा है, वो वाली बात थोड़ा मतलब उस बात से मैं भी सहमत करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जैसे चल ही रही है, उसके अलावा सभी सरकारें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बहुत सारी जो अभी इसके लिए नई एसओपीज आई है, गाइडलाइंस आई है, उसके लिए भी सभी सरकारें अपडेटेड हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है जो आप बता रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग ऐसे सभी का तो नहीं किया जाएगा। हाँ, जो अभी ये वाला डेटा है, इसके अंदर जो भी पॉजिटिव केसेस आए उनका फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, और उसके लिए भी अभी करीबन 20 के करीब हमारे देश में लैब्स हैं जहां पर ये हो सकता है, जो कि जैसे दिल्ली में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, पुणे में, और काफ़ी बड़े शहरों में वो लैब्स अवेलेबल है। तो अभी स्थिति उस तरह से कंट्रोल में है। बस वही जो हम बात कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन और दूसरा स्पेसिफिकली अभी जो टाइम है विंटर वाले सीजन का। तो विंटर वाले सीजन में डेफिनेटली जो डिजीज़ की सीवियरिटी है थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये जो सवाल हमने पूछे डॉक्टर साहब से भी और समीर जी से भी, वो सवाल हमने बिल्कुल आम लोगों के नज़रिए से पूछे हैं, जो आपस में लोग बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से। दूसरा मकसद हमारा जागरूकता है, तो हमारे जो दर्शक हैं या जो भी देश के लोग हैं वो सब बड़े होशियार लोग हैं और काफ़ी जागरूक लोग भी हैं, लेकिन जागरूकता को बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, इसलिए कि कहीं भी कोई भी आपसे चूक ना हो। और यहां तक जो हम ये पहुंचे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि 2021 में पुराने दिन लौटेंगे, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सावधानी रखी। तो अभी हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक आध छोटी और शंकाएं जो आपकी होंगी वायरस से जुड़ी हुई, वो भी क्लियर हो जाएंगी ब्रेक के बाद। और हम आपको बताएंगे कि एक जो नया खेल चल रहा है वैक्सीन के नाम पर, साइबर फ्रॉड का, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रेस्क्रिप्शन, उससे भी बचने के कुछ उपाय बीनू अरोड़ा साहब से आपको दिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नया कोरोना, बच के रहना, डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें वैक्सीन भी काम करेगा और ये थोड़ा ज़्यादा फैलने वाला ज़रूर है, लेकिन हमने जिस तरीके से इस वायरस से अपनी लड़ाई अब तक लड़ी है तो हम इसमें कामयाब होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा मसला भी है। फ़ोन पर आपको कोई कांटेक्ट करता है, ईमेल करता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करता है या किसी भी माध्यम से, और आपसे ये कहता है कि अपनी वैक्सीन जो है आप सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप ज़रा अपने डिटेल्स शेयर करें। तो आप डिटेल्स शेयर करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, और उसके बाद वो कहता है कि आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आप शेयर करें और आपका रजिस्ट्रेशन पक्का। या फिर हम आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, उस QR कोड को आप जो है स्कैन करें, उसको दूसरे फ़ोन पर लेके जैसे भी आप स्कैन करें, और उसके बाद तुरंत आपके जो है वैक्सीन आपका पक्का हो जाएगा कि वैक्सीन आएगी तो आपको कब वैक्सीन मिलेगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है। कोविन नाम का एक ऐप बनाया है और वहीं से तमाम लोगों को जो है वैक्सीन के लिए नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो आपसे QR कोड शेयर करने के लिए और OTP शेयर करने के लिए कह रहे हैं लोग, दरअसल ये फ्रॉड्स हैं और इनकी नज़र आपके बैंक अकाउंट पर है या फिर आपके वॉलेट पर है और ये आपसे पैसा उड़ाते हैं। तो वीनू अरोड़ा साहब, ये बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है और बहुत मैसेजेस इस तरीके के आ रहे हैं कि ऐसे मैसेजेस लोगों के पास आ रहे हैं। आप बताइए क्या सुरक्षा है इसमें लोगों के लिए? अपनी तरीके से हम अगर समझना चाहें तो हमारे लिए क्या टिप्स है? देखिए, कोरोना वायरस के से रिलेटेड जो स्कैम्स हैं वो साइबल ने मार्च 2020 से नोटिस करने शुरू किए थे, मगर अभी हाल ही में स्पेशली आपका जून के बाद से ये जो स्कैम की फ्रीक्वेंसी है और जो इनकी सोफिस्टिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आजकल स्पेशली ये वो स्कैमर्स हैं जो मेनली पैसों के लिए लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, SMS करना या आपको ईमेल्स कर देना, जहाँ पे वो आपको एक ऑफर देंगे कि आपको हम क्यू में पहले लगा देंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे या वो अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। उनका मकसद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपसे कुछ ऐसा एक्शन या कुछ आपसे ऐसा कुछ काम करवाएंगे ताकि वो आपके बैंक अकाउंट से या आपके डिजिटल वॉलेट से पैसा ऐड सकें। और ये साइबर क्रिमिनल्स की बहुत ही पुरानी आदत रही है। कोई भी ग्लोबल इवेंट होता है तो वो ऐसे स्कैम्स को डिजाइन करते हैं ताकि लोगों को वो लोग उनसे पैसा ऐड सके। और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आपको ऐसे SMS या ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल्स आते हैं तो कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमेशा उसको 2 या 3 बार सोचे कि ऐसी कोई स्कीम या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी एक्चुअली में गवर्नमेंट कुछ रन कर रही है या नहीं कर रही है, उसे क्लिक करने से पहले। अगर आपको कोई फोन करता है, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, स्पेशली महाराष्ट्र और मुंबई एरिया में, जहाँ पे स्कैमर्स कॉल करते हैं ये बोल के कि आप अपना मुझे आधार कार्ड नंबर दीजिए और मैं आपको वैक्सीन में क्यू में पहले खड़ा कर दूंगा, या मैं इस गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ, आप प्लीज डिटेल्स दीजिए मुझे। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी आपको सीधा कॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगी। तो और वो आपको कोशिश करेंगे, वो प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर कि आप प्लीज इन्फॉर्मेशन दीजिए वरना आपको हम वैक्सीन दे नहीं पाएंगे या आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपने इस पे क्लिक नहीं किया। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, वो हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सतर्क रहिए, और स्पेशली अगर आपको कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है अरोड़ा साहब, ये तो एक यूजर पे निर्भर करता है कि वो कितना स्मार्ट है, लेकिन अगर यूजर थोड़ा भोला भाला है और ठगा जाता है तब भी जिम्मेदारी बनती। लोग ये जरूर सोचते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पे, गवर्नमेंट के तौर पे, जिससे कि इन चीजों पर लगाम लगे, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे बढ़ते ही जा रहे और इसमें कमी आने की कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिनारियो है? देखिए, इसमें कमी आने के कोई आसार नहीं दिख रहे हमें भी। इनफैक्ट ये और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है कि जो अवेयरनेस है, या अगर यूजर को ही सतर्क रहना पड़ेगा इन सब स्कैम्स के लिए। जी। और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन के ऊपर किसी को दीजिए मत। जी। अगर बैंक आपको, अगर तो कोई आपकी बोलता है कि मैं सतर्कता बैंक से जो बात है बोल रहा हूं, वही आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो देखिए, बिल्कुल, साइबर बिल्कुल। एक्सपर्ट खुद टीवी पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि सबसे जो जरूरी चीज है वो आपकी जागरूकता है। अगर आप इंटरनेट पे हैं तो इन तमाम खतरों के प्रति आप एक्सपोज हैं और उनसे आपको बचना पड़ेगा। अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर ठक्कर से। डॉक्टर ठक्कर, जो आम आदमी समझ रहा है वो ये समझ रहा है कि ये जो वायरस का जो नया रूप आया है, या जो इसका जो म्यूटेंट रूप है, तो इसमें जो हम ये तस्वीरें दिखाते हैं सब जगह, हालांकि वो काल्पनिक तस्वीर ही है कि गोला सा एक है और उसमें कांटे निकले हुए हैं, तो कहते हैं कि ये जो वायरस जो इसने रूप बदला तो इसके कांटे बदल गए हैं, और कांटे बदलने के चलते जो है ये थोड़ा वैक्सीन जो है वो भी उसको भी ट्रबल करेगा, यानी वैक्सीन से भी शायद ये थोड़ा रेजिस्टेंट होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी व्हाट्सएप और गूगल पे आप देखिए नहीं, सीएनबीसी का प्रोग्राम सुनिए। ये बहरूपी वायरस जरूर है, मगर उसका जेनेटिक कोड जिसके सामने हमने वैक्सीन्स बनाए हैं वो अभी तक वही है, और हमारे वैक्सीन्स कामयाब रहेंगे। तो उसमें आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने वाले कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, और न फाइजर, न मॉडर्ना, न एस्ट्रा, न हमारे हिंदुस्तान के वैक्सीन्स या चाइना के वैक्सीन्स, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। पहले तो आप वैक्सीन की जल्दबाजी मत करिए। ऐसे सीएनबीसी के माध्यम से मैं कहूंगा कि जब तक गवर्नमेंट ना कहे तब तक हिंदुस्तानी आदत के सब कुछ मैं पहला, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जब आया था तो सब लोगों ने जाके खरीद के रखा, लोगों ने रेमडेसिविर अपने रेफ्रिजरेटर में रखे। जी, तो इस तरह की चीजों से बचे। डॉक्टर साहब का संदेश बड़ा साफ है और बिल्कुल आम फहम भाषा में डॉक्टर साहब ने ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, वायरस की का जो जीनोम है, यानी कि वायरस की जो जन्म कुंडली है वही है, और उसी जन्म कुंडली पर हमने उसका इलाज ढूंढा, यानी कि वैक्सीन बनाया है। दुनिया की तमाम जो कंपनियां हैं, वैक्सीन कंपनियां, उन लोगों ने, तो इसलिए इस बात का तो बिल्कुल खतरा नहीं है कि जो वैक्सीन बन रहे हैं वो उस पर काम नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों से बचें। गूगल से ज्ञान जरूर लें, लेकिन उसको पक्का ना माने, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो बच के ही रहे। ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी आपका शुक्रिया, और बीनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कंज्यूमर अड्डा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।